जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है बीएसएनएल और भारतीय सेना को लेकर। बीएसएनएल ने इंडियन आर्मी के लिए लियो सैटेलाइट इंटरनेट देने का समझौता कर लिया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब सेना को मिलेगा हाई स्पीड, सिक्योर और रियल टाइम इंटरनेट, वो भी सैटेलाइट के जरिए। मतलब दुर्गम इलाकों, बॉर्डर या फिर युद्ध के समय भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। लियो सैटेलाइट की खासियतें आप सबको मालूम भी होनी चाहिए, जैसे कि ये तेजी से प्रतिक्रिया देती है, मतलब लो लेटेंसी होती है, सिक्योर कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करती है और जमीन के नेटवर्क पर निर्भरता को कम कर देती है। यानी कि जंग के समय ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि दुश्मन अक्सर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को निशाना बनाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बीएसएनएल जैसी जो सरकारी कंपनी है वो प्रोजेक्ट में देरी ना करे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एग्जीक्यूशन करके दिखाएं, क्योंकि ये स्टेप भारत की डिफेंस क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। लेकिन तभी सफलता मिलेगी दोस्तों जब ये सिस्टम जमीन पर पूरी तरह काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब बारी है उसे सही तरीके से लागू करने की। वहीं भारतीय सेना ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने डीआरडीओ की MPATGM मिसाइल को खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये एक स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है जिसे कि डीआरडीओ ने डेवलप किया है। और MPATGM की बात की जाए दोस्तों तो ये फायर एंड फॉरगेट है, मतलब तुरंत दागो और आगे बढ़ जाओ। रेंज लगभग 2 किलोमीटर है, दुश्मन के टैंकों को सीधा खत्म कर सकती है और इन्फेंट्री के लिए इसे खासतौर पर डिजाइन किया गया है। जंग के मैदान में इस MPATGM का मतलब बिल्कुल साफ है कि जवान कम समय में हमला कर सके और अपनी जान को ज्यादा सुरक्षित रख सके। और इसका प्रोडक्शन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कर रही है, जो भारत की मिसाइल ताकत को और मजबूत करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़े से सवाल भी जरूर आए हैं, क्योंकि इस मिसाइल का वजन थोड़ा सा ज्यादा बताया गया है, यानी कि 2 किलो ज्यादा वजन इसका बताया गया है। और ऐसे में ये जो भारी वजन वाली MPATGM है, उससे क्या हमारी सेना की मोबिलिटी पर असर पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। लेकिन फिर भी सेना ने इसे मंजूरी दे दी है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी और स्वदेशी ताकत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है यहाँ पर। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि MPATGM सिर्फ एक मिसाइल नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस पावर का भी एक संकेत है। लेकिन अब दोस्तों इसे अपने आप को बैटल फील्ड में साबित करना होगा, क्योंकि अगर हमारे छोटे छोटे हथियारों पर भी अगर विदेशी निर्भरता रहेगी तो फिर बात नहीं बनने वाली है, फिर निर्भरता हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसीलिए ये छोटे छोटे कदम भी भारत को मिलिट्री के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा भारत अब ड्रोन खतरों से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने शुरू किया है दृष्टि चैलेंज। इस चैलेंज के तहत एक ऐसा AI सिस्टम बनाया जाएगा जो दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करेगा, उसे आइडेंटिफाई और ट्रैक करेगा, और सबसे खास बात, उसे हैक करके कंट्रोल भी कर लेगा। मतलब अब सिर्फ निगरानी नहीं करेगा ड्रोन, बल्कि दुश्मन के ड्रोन को अपने कब्जे में भी लेगा। और ये सिस्टम RF सिग्नल्स, कैमरा और AI की मदद से ड्रोन को पहचानेगा और उसका बिहेवियर एनालाइज करेगा, और फिर ये सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन के ड्रोन को रास्ता बदलने पर मजबूर करेगा या फिर उसे सेफ जगह पर लैंड करा देगा। और सबसे लास्ट ऑप्शन होगा, दुश्मन के मिशन को पूरी तरह फेल ही ये कर देगा। इसका मतलब आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि अब दुश्मन का ड्रोन हमारे लिए खतरा नहीं होगा, बल्कि इंटेलिजेंस का सोर्स बन सकता है कि दुश्मन क्या करने की कोशिश कर रहा था वो सब हम खंगाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी सवाल भी आता है, वो ये है कि रियल बैटलफील्ड में क्या AI इतना फास्ट और एक्यूरेट हो पाएगा? क्या दुश्मन के इनक्रिप्टेड सिस्टम को हैक करना हमारे लिए आसान होगा? और इस दृष्टि चैलेंज के तहत 2.5 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है, क्योंकि आजकल ड्रोन वॉरफेयर आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है और दुश्मन भी काफ़ी स्मार्ट हो रहा है। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये चैलेंज दिखाता है कि भारत स्मार्ट वॉरफेयर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत अपनी हवाई ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों अपने अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को बड़ा कर रहे हैं, और दोनों का ही सबसे बड़ा फोकस है HAL का प्रचंड, जो कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। भारतीय सेना के पास इस वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं और प्रचंड हेलीकॉप्टर, लेकिन आने वाले समय में 90 और प्रचंड जुड़ेंगे भारतीय सेना में। वहीं एयरफोर्स के पास 22 अपाचे हैं और कुल 76 प्रचंड इंडियन एयरफोर्स के पास होंगे। यानी कि आने वाले वक्त में भारतीय आर्म फोर्सेस के पास 200 अटैक हेलीकॉप्टर्स होंगे, जो कि बैटलफील्ड में बड़ा चेंज ला सकते हैं। और इन हेलीकॉप्टर्स की सबसे बड़ी ताकत है एंटी टैंक मिसाइल्स, जैसे कि हेलिना और ध्रुवास्त्र, रॉकेट पॉड्स और 20 mm की कैनन। और यही नहीं, अब इन हेलीकॉप्टरों का एक नया रोल भी होने वाला है, वो है ड्रोन किलर। जैसे दुनिया में यूक्रेन और इजराइल जैसे देशों ने दिखाया कि हेलीकॉप्टर भी ड्रोन मार गिरा सकते हैं। यानी कि भारत अब अपनी हवाई मारक क्षमता को एक नई ऊंचाई दे रहा है, वो भी स्वदेशी प्रचंड के साथ। वहीं दोस्तों भारत में एक बड़ा जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसे ISI चला रहा था। टारगेट था रेलवे स्टेशन, मिलिट्री ठिकाने और अब टोल प्लाजा भी। जी हाँ, टोल प्लाजा पर लगे CCTV के जरिए दुश्मन चाहता था कि गाड़ियों की आवाजाही का डेटा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जानकारी और रियल टाइम निगरानी उनके पास पहुंचे। इसके पीछे ISI का रीजन था कि वो प्लान बना सके एम्बुश अटैक का, कार बॉम्ब ब्लास्ट का, या फिर जरूरी सप्लाई को रोकने की वो साजिश यहाँ कर सकते थे। भारत में 1000 से ज्यादा टोल प्लाजा हैं,
हर जगह सीसीटीवी लगा है, यानी कि डेटा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे पास। इसी के चलते गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मॉडल का भांडाफोड़ कर दिया, जहां करीबन 50 जगहों पर कैमरे लगाने की साजिश की गई थी। कुछ कैमरे तो 15 दिन तक लाइव फुटेज भेज भी रहे थे। लेकिन अब सवाल दोस्तों यही आता है कि क्या हमारे सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या चीनी या फिर बाहरी उपकरणों पर हमारी निर्भरता ऐसे ही डिपेंड रहेगी जो हमारे लिए खतरा बन सकती है? और एक और सवाल यहाँ पर आता है कि इतनी बड़ी संख्या में सर्विलांस का ऑडिट क्यों सही तरीके से नहीं हो रहा है? क्योंकि जंग बॉर्डर पर नहीं है, बल्कि डेटा निगरानी की भी हो रही है। ये घटना दोस्तों दिखाती है कि भारत को अब अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सर्विलांस को मजबूत करना होगा, क्योंकि दुश्मन बंदूक से नहीं, कैमरा और डेटा से हमला कर रहा है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं भारत अब 6th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में उतर सकता है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत एक साथ 2 रास्तों पर काम कर रहा है। पहला, यूरोप के FCAS और GCAP में शामिल होने पर, या फिर खुद का स्वदेशी 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने पर। यानी कि भारत से पार्टनर नहीं बनेगा, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से खुद का फाइटर भी डिजाइन करेगा। और आप सब जानते हैं कि AMCA जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन आगे योजना है हैवी 6th जनरेशन फाइटर जेट की, जो कि 20 से 50 टन वजनी होगा, या फिर एक लाइट 6th जनरेशन फाइटर जेट जो कि हल्का होगा, करीबन 20 टन के आसपास। इनमें नई टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी, जैसे कि स्टेल्थ प्लस AI, मैन अनमैन टीमिंग, नेक्स्ट जनरेशन इंजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इतने बड़े प्रोजेक्ट को क्या फंड कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हमें इसके जरिए मिल पाएगी या नहीं, ये भी सवाल है। और स्पेशली जो FCAS और GCAP है, उसमें क्या भारत को बराबरी का रोल ये लोग देंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना कोई आसान काम नहीं है, और ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे महंगे और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में से एक है। भारत फिलहाल हम तो ये कहेंगे सही दिशा में सोच रहा है, जिसमें साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप प्लस स्वदेशी डेवलपमेंट दोनों पर फोकस करने का यहाँ पर हमने प्लान बना रखा है। लेकिन ये सब चीज़ तभी सफल होंगी जब ये प्रोजेक्ट 2035 के बाद ज़मीन पर उतरता दिखे। लेकिन प्रॉब्लम हमारा अभी AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन में नहीं आया है। वहीं भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को एक बड़ा बूस्ट मिला है। HAL और GE एरोस्पेस अब F414 इंजन भारत में तेजी से बनाने जा रहे हैं। पहले जहां इसके लिए 3 साल लगने थे, अब सिर्फ 2 साल में प्रोडक्शन सेटअप भारत में तैयार होगा। ये इंजन तेजस मार्क 2 और AMCA को पावर देगा। बताया जा रहा है कि पहले फेज में यानी कि फेज 1 में 40 से 50% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, और फेज 2 में जो कि 2030 तक आएगा, उसमें 80% लोकल प्रोडक्शन भारत में होगा इन इंजनों का। इवन बेंगलुरु में नई फैक्ट्री बन रही है, जहां भारत खुद इंजन असेंबल और मैन्युफैक्चर करेगा। और इस नई फैसिलिटी से भारत में नई टेक्नोलॉजी भी आएगी, जैसे कि टाइटेनियम पार्ट्स, मशीनिंग, टरबाइन ब्लेड्स टेक्नोलॉजी, एडवांस कोटिंग्स। लेकिन दोस्तों सच्चाई भी आप जान लो, कुछ क्रिटिकल और ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी भारत को पूरी तरीके से नहीं मिलने वाली। यानी कि ये स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन आत्मनिर्भरता तो यहाँ आप भूल ही जाओ, वो काफ़ी दूर रहेगी इससे। और इवन जेट इंजन बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजीज में से एक है, जहाँ कुछ ही देश आगे हैं। लेकिन फिर भी ये डील भारत के लिए गेम चेंजर हो सकती है, जो हमें जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आगे लेकर आएगी। भारत का असली टारगेट तभी पूरा होगा जब हम 100% अपना खुद का इंजन बना पाए। फिलहाल हम तो यही बोलेंगे कि भारत असेंबली से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी मास्टरी की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये फाइटर जेट प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अब AMCA का रिफ्यूलिंग प्रोब सिर्फ 36 महीनों में तैयार होगा। पहले इसमें 60 महीने लगने थे, लेकिन अब टाइमलाइन लगभग आधी कर दी गई है। रिफ्यूलिंग प्रोब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हवा में ही फाइटर जेट को फ्यूल भरने की क्षमता देता है, मतलब मिशन की रेंज और ड्यूरेशन इससे दोनों बढ़ जाते हैं। और इस रिफ्यूलिंग प्रोब की सबसे बड़ी खासियत होगी, ये स्टेल्थ डिजाइन के अंदर छुपा रहेगा, जरूरत पड़ने पर ही बाहर आएगा और पायलट को क्लियर व्यू देगा रिफ्यूलिंग के दौरान। और इवन ये सिस्टम कंपैटिबल होगा इंडियन एयरफोर्स के IL-78 और आने वाले MRTT टैंकर के साथ, यानी कि AMCA अब लंबी दूरी तक बिना रुके ऑपरेशन कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज जरूर है, 36 महीनों में इतनी टफ टेक्नोलॉजी बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्टेल्थ, एरोडायनेमिक्स और रिलायबिलिटी, इन सबको बैलेंस करना होगा। बोलने में भले ये छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन यही सिस्टम तय करेगा कि फाइटर जेट कितनी देर और कितनी दूर तक लड़ सकता है। मतलब साफ है कि AMCA प्रोग्राम अब तेजी से आगे तो बढ़ रहा है, और अब हर सब सिस्टम पर फोकस किया जा रहा है। वहीं भारत ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। इंडियन आर्मी अब तुंगसुका M1 को अपग्रेड करने जा रही है, जिसके लिए 9 M311 M1 मिसाइलों को खरीदा जा रहा है, जो खास तौर पर ड्रोन और लो फ्लाइंग टारगेट्स को मारने के लिए बनाई गई हैं।
इस मिसाइल की ताकत की बात की जाए तो इसकी रेंज 10 किलोमीटर है, स्पीड मैक 2.6 है, यानी कि ये दुश्मन के यूएवीज, क्रूज मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स को खत्म कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड होगा आरएफ प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का, यानी कि छोटे और तेज ड्रोन को भी आसानी से डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकती है। और तुंग्स्का सिस्टम पहले से ही गन प्लस मिसाइल दोनों से हमले करता है, लेकिन अब नई मिसाइल के साथ ये और घातक बन जाएगा। भारत की स्ट्रैटेजी दोस्तों बिल्कुल साफ है कि नए सिस्टम खरीदने के बजाय पुराने सिस्टम को अपग्रेड करके अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों इस बात का है कि इसमें लगा हुआ सैकलॉस गाइडेंस अभी भी मैनुअल ट्रैकिंग पर निर्भर है, और ऐसे में क्या ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इफेक्टिव होगा, और क्या ये ड्रोन स्वॉर्म अटैक को अकेला रोक पाएगा, ये सवाल यहाँ पर जरूर है। लेकिन फिलहाल हम ये बोलेंगे कि ये अपग्रेड एक स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव स्टेप है जो कि भारत के एयर डिफेंस को मजबूत करेगा। वहीं भारत की स्टार्टअप कंपनी आर्टस एरोस्पेस ने बनाया है AX-1 यूएवी, और ये यूएवी खास तौर पर अर्थ ऑब्जर्वेशन और सर्विलेंस के लिए बनाया गया। AX-1 की बात की जाए दोस्तों तो ये 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है, 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और 50 किलो का पेलोड कैरी कर सकता है। यानी कि हम इसमें लगा सकते हैं EO/IR कैमरे, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स और रडार सिस्टम। यानी कि दोस्तों इसका मतलब साफ है कि बॉर्डर सर्विलांस, डिजास्टर मॉनिटरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमें बड़ा फायदा मिलेगा। ये छोटा है लेकिन काफ़ी पावरफुल है और कम लागत में लंबे समय तक निगरानी कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, सर्विलांस करने के लिए केवल उड़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सिक्योर और रिलायबल डेटा देना भी काफ़ी ज़रूरी है। और ये कदम ये बताता है कि भारत बड़े ड्रोन्स को भी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। AX-1 भारत के यूएवी सेक्टर में एक प्रॉमिसिंग कदम आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो कि सस्ता सर्विलांस हमें दे सकता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब तेजी से अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। अब उसकी नज़र है चाइना के KJ-500 अवाक्स पर। यह अवाक्स आसमान में उड़ता हुआ रडार सिस्टम है, दुश्मन के फाइटर, मिसाइल और ड्रोन को दूर से डिटेक्ट कर सकता है और पूरे युद्ध का एयर कमांड सेंटर बन सकता है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के पास साब 2000 अवाक्स है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके इस अवाक्स को खत्म कर दिया। ऐसे में चाइना का KJ-500 पाकिस्तानियों को लंबी दूरी की निगरानी, बेहतर कोऑर्डिनेशन और मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही चाइना के साथ पाकिस्तान J-35A और HQ-19 की डील को आगे बढ़ा सकता है। आप ये समझिए कि पाकिस्तान अब चाइना की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड पूरा डिफेंस इकोसिस्टम अपने यहाँ तैयार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों इनके लिए ये आता है कि भाई पाकिस्तान इतने एडवांस सिस्टम को कैसे इंटीग्रेट कर पाएगा। क्या चाइना पर ही ये लोग हमेशा निर्भर रहेंगे ताकि भविष्य में इनको रिस्क बना रहे? और चाइना की टेक्नोलॉजी युद्ध में कितनी प्रूवन होती है ये दुनिया जानती है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि नेटवर्क और कोऑर्डिनेशन भी आपकी जीत को आगे तय करते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों आज नई दिल्ली में चल रही आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने सेना के टॉप अधिकारियों के साथ बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब भारत को चाहिए अपने सॉवरेन AI मॉडल, ताकि भविष्य की जंग में टेक्नोलॉजी में किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। यही नहीं, उन्होंने मजबूत सप्लाई चेन पर फोकस किया, क्योंकि आज के दौर पर आप देख ही रहे हैं कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं है बल्कि लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री में भी लड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने फोकस किया है सिविल मिलिट्री कॉपरेशन पर, मतलब सेना और सिविलियन सिस्टम को मिलकर काम करना चाहिए ताकि देश हर कंडीशन में तैयार रहे। मतलब साफ है दोस्तों कि भारत अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, AI, आत्मनिर्भरता और मजबूत सिस्टम की तरफ। और 21वीं सदी की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और तैयारी से जीती जाएगी। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।